जय हिंद एंड नमस्कार साथियों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का सुबह 10 बजे श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। दोस्तों तकरीबन हमें अब मुझे लग रहा है आज 37वां या 37 या 38 डे है। लगातार हम आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं जिनका जीवन अपने आप में एक सबक है, एक लर्निंग है, जिन्होंने ना केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे हमें अपने जीवन के लिए भी प्रेरणा मिल सकती है और सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रेरणा मिल सकती है। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर हमसे जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। संदीप मूड साहब, गुड मॉर्निंग संदीप भाई, हाउ आर यू? ढिल्लो साहब, गुड मॉर्निंग जी। संदीप मूड जी, जैन सर, प्रैक्टिशनर योगा शिवांश शर्मा, भीम सारस्वत जी, प्रभुनाथ भागसारा जी, राम राम जी सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत राम राम जी। भागसारा साहब, प्रभुनाथ जी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं और मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस एक कार्यक्रम ने पन्नू न्यू घरसाना जी, क्या बात है, जय हो, क्या बात है पन्नू, गुड, स्वागत है। चौधरी सतपाल सारन जी, गुड मॉर्निंग जी। केबीएम इशपाल किलराना जावला जी, राम राम साहब, राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम साथियों का। परिवार के सदस्य कहूंगा मैं, साथी कहने की भी वजह है क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये तो हमारा परिवार है जो रोज सुबह 10 बजे तो कम से कम, आजकल फैमिली भी आप देखिएगा 1 घंटे ही साथ बैठ के कुछ खाना खाती है, बात करती है, बाकी तो अपने अपने मोबाइल में लगे रहती है। तो कम से कम हम वो फैमिली मेंबर्स हैं जो 1 घंटे तो डेली साथ में गुजारते हैं। इशपाल जी, राम राम साहब। विजय कटारिया सर, वेलकम बैक टू इंडिया विजय सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जगसीर सर, स्वागत है, थैंक यू सो मच। जगसीर सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हमारी शख्सियत के हिस्सा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। सुशील गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सुशील सर, धन्यवाद सर, इतने मान सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूलाल शर्मा सर, एसकेडी ज्ञान बानसान, अरे ये आपका बड़प्पन है सर बाबूलाल सर, बहुत बहुत प्यार, इतना धन्यवाद, बहुत बहुत। शीतल वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। शिवांश, अमर सर और एसकेडी ने लॉकडाउन को शानदार बना दिया है। मैंने नहीं शिवांश सर, इसके पीछे तमाम लोगों की, संजीव यादव साहब हैं, जुनेजा सर जिनकी सोच है हमारी प्रेरणा स्रोत, बाबूलाल जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम, तमाम मैनेजमेंट है, विक्रम औलख सर हैं, राजेश कासवान सर हैं, कोविद सर हैं, ब्रजलाल सर हैं, गोदारा साहब हैं, लक्की शर्मा जी हैं, पंकज पंडित जी हैं, तमाम लोगों का साथ हमारे साथ है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कैसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं। मंजू गोदारा जी, स्वागत है मंजू मैम आपका बहुत बहुत। नवीन शर्मा जी, एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए राइटअप में मैंने एक लाइन लिखी थी कि जैसे ही अर्जुन का नाम आता है तो अपने जहन में द्रोणाचार्य स्वयं में आ जाते हैं। जैसे ही हम चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो बिना किसी के कहे हम चाणक्य के बारे में सोचते हैं। जैसे ही हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, हम बिना कुछ कहे हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? रमाकांत आचरेकर जी के। हर बड़े खिलाड़ी के पीछे एक कोच का हाथ रहा है, एक कोच की सोच रही है, एक कोच का डेडिकेशन रहा है। आशा त्यागी सर, माय कोच, वेरी नाइस कोच सर, मेरे कोच हैं, फर्स्ट और बात पकड़ना इन्होंने सिखाया था मुझे, क्या बात है, पहली बार बैट पकड़ना। मंजू मैम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हमारे यहाँ शख्सियत में रूबरू हो चुकी हैं। वो कह रही हैं कि त्यागी सर मेरे कोच हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। ऋषि अरोड़ा जी, गुड मॉर्निंग। हिमांशी जी, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। आइए दोस्तों, मैं मुलाकात कराता हूँ आपकी हमारे एक ऐसी शख्सियत जिसने ना जाने कितनी खिलाड़ियों की जिंदगी में अहम योगदान दिया है। हेड कोच है, इंटरनेशनल फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, यूएसए से बीसीसीआई के लेवल 2 कोच है, आदरणीय श्री नवेंदु त्यागी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। नवेंदु सर, पहला सवाल, आपने डायरेक्ट ही कोच बनने का सोचा था शुरू में या खिलाड़ी बनने का मन में आया था? पहला सपना तो हर प्लेयर का खिलाड़ी बनने का ही होता है। जी नवेंदु सर। यस, तो जब तक टाइम रहा, जब तक खिलाड़ी बनने की संभावना रही तो जी भर के क्रिकेट खेला, अपनी पूरी संभावनाओं के साथ खेला। वो अलग बात थी कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बन सके, पर जितना भी क्रिकेट खेला पूरी पैशन से, पूरे एक अपने डेडिकेशन से, पूरी डिटर्मिनेशन से क्रिकेट को खेला। उसके बाद जब ये लगा कि नाउ वी कैन नॉट टच द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट, तो सोचा कि वो कमियां जिसके कारण हम क्रिकेट नहीं बन सके उनको दूर करने के लिए इट्स बेटर टू सर्व एज ए कोच। तो फिर उसके बाद कोचिंग लाइन में आए, फिर कुछ साल कोचिंग किया। अब करीब करीब 20 ईयर से आई एम कोचिंग एंड फिटनेस ट्रेनिंग बोथ पार्ट।
क्या बात है सर। वकार अहमद जी गुड मॉर्निंग, स्वागत कर रहे हैं आपका। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख एसकेडी के बहुत मजबूत पिलर हैं सर। वो लिख रहे हैं ग्रेट कोच, ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट सिलेक्टर, ग्रेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ग्रेट पर्सन नवेंदु त्यागी जी, क्रिकेट के विश्व बड़े भाई साहब जी का एसकेडी यूनिवर्सिटी के परिवार में स्वागत है। नवेंदु सर, इतने ग्रेट तो मैंने भी नहीं सुने किसी के लिए। विक्रम से बहुत, कोई ग्रेट क्रिकेटर होता है तो इंसान विक्रम के साथ बहुत, कोई ग्रेट प्लेयर बन गया तो कोच ग्रेट नहीं बन पाया, कोई ग्रेट कोच बन गया तो इंसान ग्रेट नहीं बन पाया। आपको इतने ग्रेट सुनकर कैसा लग रहा है? आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज इट्स ए लॉन्ग जर्नी। मेरा ये क्रिकेट एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है जो नो वन नोज इट। क्रिकेट एक नशे के अलावा, एक पैशन के अलावा, एक मेरा वो है कि जिस तरह से लोग सेवा करते हैं। तो आई थॉट कि अंडर प्रिविलेज बच्चे, वो बच्चे जो जिनकी तरफ कहीं से भी हेल्प नहीं आती, तो कोचिंग के जरिए आई हेल्प देम नाउ इट इज। 15 साल से एवरी ईयर आई एम ऑर्गेनाइजिंग द कैंप इन ऋषिकेश, और साल में करीब करीब 3 बार हम जाते हैं। तो शुरू ये हनुमानगढ़ से जर्नी शुरू हुई थी, जब हनुमानगढ़ के बच्चे जो आज इंडिया से भी खेले, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, वो भी ऋषिकेश जाया करते थे। तो अब करीब करीब 20 या 10 या 15 स्टेट के बच्चे ऋषिकेश आते हैं। तो उसमें मेरा कोई फीस का चार्ज नहीं होता। उसमें यही पैशन रहता है कि जो बच्चे पैसा नहीं दे पाते, जो बच्चे टॉप क्लास क्रिकेटर हैं, किसी भी स्टेट के हों, बिहार से भी आते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं, वो पंजाब से भी आते हैं, वो हरियाणा से भी आते हैं, तो वो आते हैं वहाँ, वो ट्रेनिंग करते हैं। तो उनको कोचिंग करके, उनको कुछ हेल्प करके आई इमेंसली हैप्पी। तो ये मेरा एक कोचिंग के अलावा एक मेरा पैशन है कि जो मैं एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से एक समाज को सेवा करके या कैसे करके आई ट्राई टू फुलफिल माय ड्रीम्स। क्या बात है नवेंदु सर, बहुत कम चुनिंदा लोग हैं दुनिया में जो अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल पाए। अच्छा, ये जो आप प्रोफेशन तो ठीक है, आई एम वर्किंग इन अ वेरी इंटरनेशनल कंपनी, जो हिंदुस्तान की तो लीडिंग एक सुदेवा स्पोर्ट्स कंपनी है ही है जी। इसके अलावा जो भी टाइम है, जो भी है, आई गिव टू द अंडर प्रिविलेज प्लेयर्स। और आज मेरे को खुशी है कि कम से कम 20 स्टेट के बच्चे और कुछ अदर कंट्रीज के भी प्लेयर्स जिनको नीड होती है, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम एंड ट्राई माई बेस्ट टू डू माई सर्विसेज टू द ह्यूमैनिटी एज वेल। आपकी सर्विसेज के तो जीते जागते उदाहरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मंजू गोदारा मैम कह रही है पहली बार बैट पकड़ना मुझे सर ने ही सिखाया था। विक्रम औलख सर कह रहे हैं मुझे एम्पायर सर ने ही बनाया था। भाई साहब थैंक यू। हिमांशी जी, I'm not there, that is their talent that they are with. I'm just helping whatever I can to the player. नहीं देखिए सर, ये तो आपको मानना पड़ेगा सर, खिलाड़ी की जिंदगी में कोच का एक बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ सर, कोच के बिना खिलाड़ी ना वो हनुमान है जो हनुमान जी पहाड़ को उठाकर घूम रहे थे, कोच के आने के बाद वो संजीवनी उठाने लगते हैं। अब हर एक तो हनुमान पहाड़ उठा नहीं लेगा, तो आप जैसे लोग, आपके जैसे कोच ही तो हैं जो उन्हें बताते हैं भैया संजीवनी ये है, संजीवनी उठा लो। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है सर, आपका योगदान है। सर मुझे ये बताइएगा, हनुमानगढ़ में क्रिकेट कब शुरू करी आपने और हनुमानगढ़ का अनुभव कैसा रहा? इट्स ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। हनुमानगढ़ इज माय लाइफ। मेरा पूरा जीवन उधर बीता। 1977 से आई रिमेम्बर व्हेन देयर वाज नो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। 17 से 90 तक हम लोगों ने क्रिकेट खेली। उसमें हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं था। करीब 15 साल हम लोगों ने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट खेली शायद। तो 90 और उसके बाद जब क्रिकेट पूरा हो गया तब देखा कि हनुमानगढ़ में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इट वाज 80s, 1980 की बात है। तो हनुमानगढ़ का कुछ नाम नहीं था। जब हम बाहर जाते थे लोग पूछते थे फ्रॉम वेयर यू आर कम, तो जी हम तो हनुमानगढ़ या गंगानगर से आए हैं। तो द प्लेयर्स यूज्ड टू आस्क इन द जयपुर वेयर इज गंगानगर। तो इतनी कमजोर पहचान थी और खिलाड़ियों का कोई कीमत भी नहीं थी, कोई खेला भी नहीं था। वो जाते थे, लोग हंसते थे कि दे आर फ्रॉम द रूरल एरियाज। मेरा हमेशा ये मन में रही कि मगर रूरल एरियाज का जो ये टैग है, आई विल रिमूव दैट। उसके बाद फिर कोचिंग से धीमे धीमे ये आया कि एक टाइम ऐसा आया कि 15 साल की मेहनत के बाद कि हनुमानगढ़ न सिर्फ राजस्थान, इंडिया नेशनल क्रिकेट एकेडमी, बीसीसीआई के अलावा भी पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग जानने लगे कि जो हनुमानगढ़ है वो तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री है। इतने प्लेयर निकले और उन्होंने अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से
24 घंटे मेहनत करके कोई भी सुख साधन ना होने के बाद भी उन्होंने हाईएस्ट ऊंचाइयों को छुआ। दीपक चाहर ने भी अपने इम्पोर्टेंट पार्ट हनुमानगढ़ में बताया। जब उसके 15 साल से 20 साल तक का जो क्रूशल पीरियड था, ही यूज्ड टू कम एंड प्ले फ्रॉम द हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कोचिंग सब कैंप किए। हनुमानगढ़ का जो बटनेर का किला है, ये एक, जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री दीपक चाहर की बनेगी तो ही सेज दैट आई विल चेक आउट ऑल द प्लेसेज वेयर आई यूज्ड टू ट्रेन। और आपको पता है आज दीपक चाहर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ही इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट फास्ट बॉलिंग। तो क्या बात है। हाँ जी सर। दीपक चाहर जी आपकी संस्था से हैं? दीपक चाहर जी हनुमानगढ़ से हैं? नहीं, वो उनके पापा सूरजगढ़ थे, लेकिन अर्ली पार्ट में जब ही यूज्ड टू कम एंड ट्रेन इन अवर डिस्ट्रिक्ट क्लब। क्या, हाँ, तो इससे बहुत बढ़िया। वकार अहमद साहब जी, रविंद्र सर, वकार अहमद जी कश्मीर से आपको देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आर अरोड़ा जी, विक्रम सिंह सर, हिमांशी जी आपका स्वागत करेंगे, शिवांश जी, दीपक कुमार जी, स्वाति जोशी मैम, एसकेडी स्टाफ की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से, रमेश शर्मा जी वेलकम, त्यागी सर, दीपक कुमार जी, दीपक कुमार वॉचिंग यू सर, क्या बात है। डॉक्टर आकाश मिढ़ा मंच के सशक्त हस्ताक्षर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, पिंके कोहली जी नागपुर से, वंदे मातरम। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ नविंदु सर, आप एक फिटनेस कोच भी हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हैं, कितना महत्व है फिटनेस का, ना केवल खिलाड़ी की जिंदगी में, हम तमाम लोगों की जिंदगी में, और कुछ टिप्स दे सकते हैं, सिंपल टिप्स कि हाउ टू स्टे फिट एंड एट होम, हम बहुत कुछ भी ना करें तो क्या कर सकते हैं? Actually, there is 2 or 3 or 4 6 in the fitness, you may say. Fitness for the elite athlete, fitness for the population, fitness from the different kind of person. It depends on so many things. There are so many aspects of fitness. The question is from whom we are preparing the fitness programming. That is the key point. So तो उसके अलावा फिर that program is planned and periodized, कि कितने दिन तक का प्लान है उसका, what kind of requirement that player has, what kind of requirement is population means the human being which we are like working ladies and gents and old men, and it depends on so many things. But I am mostly working with the elite athlete, so I have a great experience of working with so many players, hundreds of thousands of players. I'm working with in fitness. क्या बात है। रैनो छाबड़ा जी गुड मॉर्निंग कह रही है, पूजा वस्ती गुड मॉर्निंग, नरेश सिंह नायल जी हमारे साथ जुड़े हैं सर, गुड मॉर्निंग, अमर चौधरी सर जी, नविंदु त्यागी सर जी, एसकेडी नरेश सिंह नायल असिस्टेंट कोच इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम, क्या बात है नरेश जी, स्वागत है आपका। फिरोज बोरला सरपंच जी गुड मॉर्निंग, ज्योति इंसान जी गुड मॉर्निंग। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था सर, हनुमानगढ़ के कोहिनूर हैं त्यागी सर, स्वाति जोशी जी लिख रहे हैं, क्या बात है सर, गुड मॉर्निंग, शीशपाल सिंह जी, सनारा राम जी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप, बलविंदर खोसा जी, वेरी एनर्जेटिक एंड ग्रेट पर्सनैलिटी त्यागी भाई साहब। नविंदु सर मेरा एक सवाल है, आप इतने खिलाड़ी देखे हैं, इतने खिलाड़ी तैयार किए हैं, खेल से अलग क्या गुण ऐसे आपको खिलाड़ी में दिखे, जब आप किसी लड़के को या लड़की को देखते हैं तो किन गुणों के आधार पे ये समझ जाते हैं भाई ये तो कमाल कर देगा, वो कौन सी चीज होती है जो आपको एक खिलाड़ी के अंदर दिखती है कि यार ये धूम मचा देगा लड़का या लड़की तो कमाल करने वाली है? एक ईमानदारी से आपको बात बताता हूँ कि जब आप किसी भी काम को इंटेंसिटी से करते हैं, इंटेंसिटी पूरे पैशन से, पूरे नशे से, और उसको एक लंबे समय तक करते हैं, जैसे मेरा कोचिंग का अभी भी शायद 20 ईयर से कुछ महीनों को छोड़ दो, 1 या 2 महीनों को, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से या किसी और कारण से साल में 1 या 2 महीने भी ऐसे नहीं जाते जब मैं डेली 6 से या 7 घंटे कोचिंग नहीं करता हूँ। सुबह 6 बजे से हमारा वेकअप टाइम रहता है, 5 बजे वेकअप टाइम रहता है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द 6 o'clock एंड 6 o'clock फ्रॉम द डिफरेंट, जैसे फुटबॉल है उसका क्लासेज है, फिर बहुत इलीट एथलीट्स हैं जो अदर स्टेट के दिल्ली में आके मेरे पास रहते हैं, उसमें रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, और भी उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फिर एकेडमी के बच्चों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस तरह से 11-12 बजे तक ये चलता है। देन अगेन आई स्टार्ट माई सेशन एट 2:30, 2:30 रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो इट्स गोज टू द 7 o'clock 9, तो ये इस तरह से हम देखें तो 7-8 घंटे पैशनेटली और विगरसली वर्कआउट करते हैं। तो फिर परमात्मा का एक आशीर्वाद है, और जो भी इतना पैशन से काम करने वाले हैं तो एक 6 सेंस डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं छठी इंद्रिय जी। तो एज समवन कम्स
तो एक फीलिंग है, वो परमात्मा का ही देन है कि पहली नज़र में देखते ही इट लुक्स कि देयर इज़ समथिंग इन दिस प्लेयर। उसको आप उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन कह सकते हैं, उसका जो एक एक फीलिंग है एक प्लेयर की वो कह सकते हैं। तो वो एक फीलिंग आ जाता है कि यार इसका जो एनर्जी से है ही इज़ लबालब। और सबसे पहले है कि इफ़ यू वांट टू सी एनीथिंग तो स्ट्रेट अवे सी इन ए प्लेयर्स आइज। आंखें सब कुछ कहानी कहती हैं। एक एनर्जी से आंखें, एक स्वस्थ आंखें, एक डिजायरिंग आंखें जो फुल ऑफ लव और पैशन है वो आंखें। तो लगता है कि यार जो फर्स्ट क्राइटेरिया है ही इज फुलफिलिंग। इसकी हाइट है, इसका बॉडी बिल्ट है, इसकी जो एनर्जी लेवल है वेरी हाई। तो पहला तो एक वो अपील करता है, देन वी गो टू द ग्राउंड कि उसका स्किल लेवल क्या है। फिर स्किल लेवल के अलावा फिर उसका रियल टेस्ट शुरू होता है कि वो जो हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ ही सर्वाइव इन दैट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग तो प्लेयर बनने से किसी को कोई नहीं रोक नहीं सकता। इसके अलावा फिर जो एक करेक्टरिस्टिक है, जो पर्सनैलिटी में जो उसको चरित्र के अंदर गुण चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज योर पैशन फॉर गेम, योर लव फॉर गेम, योर कमिटमेंट फॉर गेम एंड योर डिजायर टू बी ए टॉप क्लास क्रिकेट इन एवरी सर्कमस्टांसेस। ये जो 5-6 एक आपके जो करेक्टरिस्टिक हैं, अगर ये कमजोर है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, यू कैन नॉट बी ए बिग प्लेयर। सो ये सारा का सारा एक जो एक प्रोसेसिंग है आपकी मेहनत करने की, आपके पैशन को जीने की। और उसके बाद जो मैंने आप देखा है कि आप यू हैव टू बी वेरी लकी टू गेट ए गुड कोच। जो आप दैट इज वेरी द बिग पॉइंट। किसी बच्चे में आज एक बीज है, मैंने कई बच्चे देखे कि जो इवन फुटबॉल में देखे कि जो इंडिया से खेल रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए हैं, और गेम में टेनिस में देखे कि जो मेरे से कनेक्टेड हैं, क्रिकेट में तो यही है कि जब वो नोवेयर थे तो बिना गुरु के वो नहीं बन पाए। गुरु गाइड देम, देन दे आर प्लेयर। देन उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि दे आर ट्रेन्ड, दे आर कंडीशनड, दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। सो बेसिक गुरु जिसे कहते हैं हम प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर की मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम कीमत है कि ही डू द ऑल द बेस्ट थिंग टू ए player, whether that is study, whether that is a game, any part of life, the primary teacher is very important. क्या बात है सर, क्या बात है। उमेश येले जी गोंदिया महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। वो आपसे कह रहे हैं जय हिंद, वंदे मातरम। मंजू गोदारा जी कह रही हैं कि सर ने मुझे बहुत मेहनत करवाई थी, मुझे आगे भेजा। रमेश कुमार सोनी जी कह रहे हैं त्यागी सर नमस्कार। सुनील गोदारा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? तमाम लोग अनुशासन में ट्रेनिंग के बेताज बादशाह है त्यागी जी। सर अनुशासन पे थोड़ा सा और मैं एक सवाल भी पूछना चाह रहा था। कोई लड़का कोई लड़की, मैं दोनों में अंतर समझा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है आम व्यक्ति, मैं खिलाड़ी को आम नहीं मानता सर। आम व्यक्ति खिलाड़ी बन ही नहीं सकता। तो ये आम से खिलाड़ी बनना, इस क्या प्रोसेस है, वो क्या गुण धर्म चाहिए, क्या चाहिए आम से खिलाड़ी बनने के लिए? आम से और खिलाड़ी बनने में व्हाट आई फील, और जो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक आम आदमी को ही हैज टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। द बिगेस्ट थिंग इज ही हैज टू सैक्रिफाइस। और ये करीब करीब एक सेंट की तरह जीवन है, जैसे हम एक साधु की तरह जीवन कहते हैं। तो जो मैंने एक लाइफ स्टाइल देखी, एक खिलाड़ियों की लाइफ स्टाइल देखी, तो बिल्कुल एक साधु की तरह उनका जीवन रहता है। सुबह से शाम तक मेहनत करना, किसी से मिलना जुलना बहुत कम, ग्राउंड से घर, ग्राउंड से घर, ग्राउंड से घर, स्टेडियम, प्रैक्टिस करना। ये सब चीज़ें जिस व्यक्तित्व में होगी और जो इतना कर सकता है, नहीं तो आदमी क्या करता है, समाज, अदर एक्टिविटीज, सोशल इन्वॉल्वमेंट, ये सब आदमी को छोड़ना ना पड़ता है। तो दैट इज द की पॉइंट टू बी ए प्लेयर। बात बताइए, जो आपने उदाहरण दिया ना संत वाला, यकीन जानिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि खिलाड़ी का जीवन तो संत जैसा है, फिर आपको सब कुछ छोड़ देना। क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, मैं 20 साल से मैंने यही देखा है। और लकीली आई एम एसोसिएटेड विद दोज प्लेयर हु आर इंटरनेशनल। दे आर, उनका लाइफ स्टाइल करीब करीब एक बचपन से लेके और एक बड़ा होने तक, उनका 20 साल 15 साल का जो भी प्रोसेस है, उनको मैंने बहुत क्लोजली अपने साथ रह के देखा है। तो उनका यही देखा, दे आर नॉट यूजिंग द मोबाइल। मोबाइल पड़ा है तो पूरे 3-3 दिन तक हाथ नहीं लगाते। अपने रिश्तेदारों से मिले हुए 2-2 3-3 साल हो जाते हैं। कोई शादी ब्याह में नहीं जाना, कोई नहीं जाना, एवरीथिंग इज। तो इतना सेक्रीफाइस करना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग ग्लैमर से, लोग अदर एक्टिविटीज से 75 और 60% डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ए टॉप क्लास प्लेयर। नरेंद्र सर, एक लाइन बोली जाती है
कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, कि मेहनत और फोकस टैलेंट को हरा देता है जब टैलेंट मेहनत करना बंद कर देता है। क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसे खिलाड़ी, मैं नाम नहीं पूछ रहा आपसे, पर क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे जिनमें स्किल्स बहुत थी, टैलेंट बहुत था, पर फोकस नहीं था, मेहनत नहीं थी और बर्बाद हो गए? मैं इस चीज को एक्चुअली आई टेक दिस, यस देयर आर सो मेनी प्लेयर, बट आई डोंट से कि दे आर बर्बाद हो गए. द ओनली थिंग आई विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो फार इन माय 20 years लाइफ वर्किंग विद द सो मेनी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जो गुरु हैं, जो आज साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर बिग नेम इन इन द वर्ल्ड. सो उनसे भी एक्सपर्ट मैंने बातचीत में मैंने पता किया है कि व्हाट इज द रीजन. The only thing which I now feel is the lack of education, the lack of understanding, the lack of to know कि किस तरह से हम प्लेयर बन सकते थे, और lack of the basic characteristic which has a player in his grooming days. अगर ग्रूमिंग डेज में उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कमजोर हैं, तो दैट रिफ्लेक्ट्स when you are at the time where you are to getting the अपना जो डेब्यू है या किसी नेशनल मैच में डेब्यू के आसपास हैं, तो वहाँ वो अभ्यास न होने के कारण अपना प्रेशर नहीं झेल पाते, या अपना और चीज़ों को वो लागू नहीं कर पाते. तो दैट्स द ओनली रीजन आई थिंक सो. और किसी के लिए बुराई करना तो आई डोंट थिंक कि जी वो इस कारण कमी थी, वो शराब पीता था, ये पीता था, वो पीता था. बेसिकली जब वो खेलता था तो दैट करेक्टरिस्टिक वी हैव टू डेवलप एज ए कोच, कि उनके जो जीवन का कैसा डिसिप्लिन है. अगेन अगेन वी हैव टू टेल देम कि दिस इज, इफ यू वांट टू बी प्लेयर, दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड थिंग्स. यू कैन नॉट बी, यू कुड नॉट बी फर्स्ट डिसाइड इफ यू वांट टू बी प्लेयर, आपको ये सेक्रीफाइस करने होंगे. पहले डिसाइड दिस थिंग. प्लेयर बनना तो बात की बात है. इफ यू आर नॉट डिसाइडिंग दिस थिंग, यू कैन नॉट बी ए इंटरनेशनल प्लेयर. दिस इज वेरी वेरी ट्रू सर. क्या बात है सर, हम लोग भी Yes, sir. रहे कोचिंग नशा है सर, जो पैशन बन जाए तो ईमानदारी से हो तो फिर क्या बात है, क्या बात है. दीपक कुमार जी ग्रेट सर. राजेंद्र गिल गुड मॉर्निंग सर. गुरलीन कौर बीएड फर्स्ट ईयर से आपको वेलकम कर रही हैं. इंद्रपाल जी हनुमानगढ़ की पहचान है. त्यागी जी ग्रेट पर्सन, क्या बात है. दर्शन सिंह जी गुजर रहे हैं बीएससी बीएड एसकेडी के स्टूडेंट, आपका स्वागत कर रहे हैं सर. राजेश कासवान सर, हम गोल को प्राप्त करने का तरीका कोई आपसे सीखे. नवीन रमेश कुमार सोनी जी लिख रहे हैं सर, आपके अनुभव को, आपकी मेहनत को सलाम. मेरा एक सवाल है सर आपसे. गोपाल सिंह जी जबरदस्त श्रीमान, जीवन के हर क्षेत्र में योग्यता अगर गुरु को दिख जाता है तो दिख जाता है बच्चे का भविष्य. नवीन सर, मेरा ये सवाल है, 20 साल पहले 25 साल पहले जब आप खेलते थे और आज के समय में, हाँ जी, अपॉर्चुनिटी को लेकर, रोजगार को लेकर स्पोर्ट्स में क्या बदलाव आया? अपॉर्चुनिटी, अवसर को लेकर, स्कोप को लेकर क्या बदलाव आया? इससे कंप्लीटली चेंज सिनेरियो नाउ. जो अगर मैं देखता हूँ 80s का टाइम देखता हूँ वेर वी यूज टू प्ले, और अब का टाइम देखता हूँ तो इससे बिग 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 एम्प्लॉयमेंट नाउ इट इज. अगर इंटरनेशनल क्रिकेट इन द नॉट क्रिकेट बट एनी गेम, जो नहीं खेलते उसके बाद भी आज बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जिसमें आप प्लेयर की जो आपके गुण हैं उनसे आप अपना जीवन चला सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आने वाला टाइम हेल्थ और वेलनेस का है. एवरीबॉडी नोज इट. द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज हेल्थ एंड वेलनेस. इस बात को कोई भी प्लेयर अभी समझ नहीं पा रहा है. आने वाले टाइम में फिटनेस ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, हेल्थ कोचिज में, और इतने स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन और इतने स्पेसिफिक ब्रांच हो गई हैं कि आज हर बॉडी पार्ट का एक ट्रेनर और एक कोच है. सपोज करो कि नाउ एट एज आई एम वर्किंग,
आप यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट एक कोच के अलावा पर्सनल ट्रेनर भी हूँ मैं। पर्सनल ट्रेनर के अलावा मैं एक ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हूँ मैं, और उसके अलावा लेवल 1 पिलाटे टीचर भी हूँ। तो पिलाटे का मतलब ये है कि आई एम एक्सपर्टाइज इन कोर। बॉडी का एक पार्ट है और उसका भी एक पार्ट है। तो सिर्फ कोर के भी जी। कोचेज हैं, सिर्फ लोअर बोर्ड के भी कोचेज हैं, सिर्फ स्पीड के भी कोचेज हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें रोजगार है। अच्छा। यस, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप, आप सोच नहीं सकते कि बट प्लेयर क्या है कि प्लेयर को थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम आती है कि व्हेन दे आर प्लेइंग दे नो नेवर थिंक अबाउट द एजुकेशन, कि आप पास होने के हम्म। लिए एक या दो 2 घंटे भी, अगर आप 3 घंटे भी आप अपनी बुक पढ़ते हैं और एक पढ़ने का हैबिट रखते हैं, तो ऑल ऑफ सडन सपोज करो कि आप आईपीएल नहीं खेले, सपोज करो आप एक अपना स्टेट से नहीं खेले, तो आपकी पढ़ाई हैबिट से आप इनमें से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं और आराम से आप 40, 50, 60 हज़ार रुपया मिनिमम कमाते हैं। इससे बिग बिग इंडस्ट्री एनसीआर में, दिल्ली में तो मैं देखता हूँ कि 5 लाख 6 लाख रुपया एक प्लस आराम से कमाता है। एवरीबॉडी इज क्या ट्राई बात। टू इम्प्रूव। यस, मेंटल कोच, आपके डिप्रेशन कोच, आपके कोर के कोच, आपका एवरी कोच इज देयर। एक फिटनेस है लेकिन उसमें 15 टाइप के कोर्सेज हैं, 15 टाइप के उनके ब्रांचेज हैं। तो यू कैन चूज फिजियोथेरेपी, यू कैन चूज फिटनेस ट्रेनिंग, यू कैन चूज कोर एक्सरसाइज। तो इट्स ए बिग 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 कैरियर, but the only thing is that you have to be very intelligent when you are playing. Study. सर आप स्टडी पर बहुत फोकस कर रहे हैं, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी। आप स्पोर्ट्स को स्टडी से भी जोड़ रहे हैं हिंदू सर। आजकल जो मैं एक चीज और देख रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़ा बदलाव है। इवन श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में ही स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे मतलब वो बाकायदा उसके एजुकेशन में लेकर आए हैं। आप इस पहल को कैसे देखते हैं? सर मैं तो भाई साहब के साथ मेरा बहुत ज्यादा लगाव रहा है, अभी से नहीं, भाई साहब को पता है। तो जब भाई जी। साहब का स्कूल था तो आई यूज टू कम डेली टू मीट भाई साहब, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई भाई साहब। तो अच्छा। अभिमन्यु लांबा है, वो इंडिया खेला, तो वो भाई साहब के स्कूल से ही था। ही प्लेड मैं भाई साहब के पास गया, मैं कहा जैसे अभिमन्यु है तो उसके पूरे चांस है, तो भाई साहब ने खालसा स्कूल में उसको एडमिशन दिया और वो 3 साल लगातार इंडिया क्या से बात। खेला। और और हर कंट्री के विरुद्ध ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर। अभी 2 साल पहले ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया इन अंडर 23। पूरे देश में 23 क्या ईयर में बात। ही वाज द नंबर 1। तो ये सब ऐसे प्लेयर हैं कि जो खालसा स्कूल से पढ़े, वहीं बड़े हुए। तो आई वेरी स्वीट। और क्या हमने बहुत बात। बार प्लान भी किया, जो जहाँ भाई साहब की यूनिवर्सिटी है तो आई कम विद जी। भाई साहब एंड सी कि ये एक रूरल एरियाज है, तो आई वांट टू डेवलप एक गुड एकेडमी हियर, जिसमें इंटरनेशनल एक बड़ा ड्रीम हो, एक ऐसा हो कि जहाँ इंटरनेशनल सुविधाएं हो ट्रेनिंग की। तो भाई साहब भी हमेशा कहते हैं कि हाँ हाँ, क्या कि भाई साहब आप करो, हम कर देंगे। तो ये ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग व्हिच हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज। आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट। क्या बात है। यस। क्या बात। नंदू सर, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण शुरू हो चुका है। मैं आपको जानकारी दे दूं, यस, वेरी लॉकडाउन गुड। से पहले शुरू हो गया था, लॉकडाउन में थोड़ी व्यवधान आए हैं, तो बहुत यस, जल्दी कार्य पूरा होने वाला है। और बाबूलाल सर, दिनेश सर का जो एक विजन है ना स्पोर्ट्स को लेकर, मैं इतनी जानता हूँ सर, इतने अच्छी एजुकेशन। जी। क्यों मैंने तो क्या उनसे बात बहुत है। टाइम बताया, मैं हमेशा उनके पास जाता था और वट एवर आई से, तो मेरा ये रहता था जी कि भाई साहब यू आर कैपेबल, जी जी यू आर कैपेबल, और बहुत थोड़े, और आपका क्या गेम नशा भी है। तो ही इज वेरी हम्बली से त्यागी जी, यू डेवलप। और लकीली अब मैं हनुमानगढ़ में नहीं हूँ, तो हम, तो अगर मैं होता तो आई वुड हैव गिवन माय ऑल सर्विसेज टू हिम टू डेवलप क्या द। बात है सर। हम आपको बीच बीच में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर इनवाइट करते रहेंगे। नहीं नहीं, तो इट्स दर्शन माय सिंह प्लेजर। जी। जी जी। यस। कांता कौर जी बीएससी बीएड सेकंड ईयर आपका वेलकम कर रही हैं। एक गोल को प्राप्त करने का तरीका रमेश कुमार सोनी जी बोल रहे हैं। मदन कुमार जी कह रहे हैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण सफलता बहुत आवश्यक है। क्या बात है। ज्योति इंसान जी वेलकम, ग्रेट पर्सनैलिटी। रमनप्रीत कौर जी गुड मॉर्निंग जी। अमृतसर कॉल, स्वागत है आपका। सर आपके बारे में मैं कई लोगों से सुन लिया कि आप हमेशा लोअर टी शर्ट में ही रहते हैं, तो खास यस। लगा या बिल्कुल अब इसको ही समर्पित, जीवन ही समर्पित कर दिया आपने? अब now if I see the my life, I cannot do nothing else, और कुछ हम कर भी नहीं सकते। तो बेटर ये है कि जिस चीज को कर रहे हैं तो अपने फुल, एक जीवन तो बहुत छोटा है ना, 40-50 साल तो निकल ही गए लाइफ के, कितनी जी लाइफ और बची है? इस हार्डली जी जी। एक स्पेन और है जीवन का।
तो आई वांट टू गो ऑल आउट इन दिस। मैं सोचता हूँ कि पढ़ूं भी, अभी कुछ कोर्सेज। यस। तो जितना कर सके उतना। आपके पैशन को लर्निंग, आपके पैशन को लर्निंग की जो आपके अंदर एक भूख है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ सर। नवेंदु सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते समय कोई मैसेज देना चाहेंगे खिलाड़ियों को, आम व्यक्ति, किसी को भी आपका कोई मैसेज? Message, what I can say, again I say, whatever can I do for anybody, he can come to me, any kind of help. There is nothing to worry about anything. फ्रॉम इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, ये जरूरी नहीं है कि हनुमानगढ़ से हो। आज हनुमानगढ़ के तो अलावा भी मेरे पास कम से कम 10, 12, 15 स्टेट के बच्चे हैं। तो किसी भी स्टेट से, कहीं से, हिंदुस्तान, ऑल इंडिया इज अवर्स। हम हनुमानगढ़ का कोई ऐसा टैग नहीं है, दिल्ली का कोई ऐसा टैग नहीं है, इंडिया इज अवर्स। तो हिंदुस्तान से कहीं से भी कोई भी बच्चा एनी काइंड ऑफ कोचिंग की हेल्प चाहे, कैरियर संबंधी हेल्प चाहे, और वो ये समझे कि मैं उनके जीवन में हेल्प कर सकता हूँ, तो नथिंग टू अबाउट एनी फाइनेंस, नथिंग टू अबाउट एनी फैसिलिटी, आई विल गिव वट एवर बेस्ट आई कैन डू फॉर द एनी प्लेयर। दैट इज माई मैसेज टू country, you may say. क्या बात है नवेंदु सर। नरेश सिंह नायल जी कह रहे हैं थैंक यू वैत्यागी सर फॉर गाइडिंग वर्ड्स एंड एनर्जी फॉर नाइस मॉडरेशन। थैंक यू सो मच जी। हनुमानगढ़ क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड बनाने के लिए एसकेडी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम यूनिवर्सिटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। रमेश कुमार सोनी सर बहुत बहुत शुक्रिया। नवेंदु सर, मैंने बहुत रेयरली, मैंने अपने जीवन में रेयरली, क्या मुश्किल से मुझे याद नहीं पड़ रहा, मैंने किसी व्यक्ति को लास्ट में ये मैसेज देते हुए नहीं देखा कि कोई भी मेरे पास आ जाए मैं सबकी मदद करूंगा। कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वो कर लो। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपकी सोच को सलाम करता हूँ। तमाम लोग यहाँ पूछ भी रहे हैं कि सर अपनी एकेडमी का एड्रेस दे दीजिएगा या कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा। तो आपका वैसे वो गूगल मेरी एक्टिविटीज अपडेट रखता है। इफ यू पुट माय नेम इन द गूगल, दे विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन। आप सारी डिटेल्स दोस्तों आपको मिल जाएंगी सर का नाम लिखने पर गूगल पर। आप एड्रेस भी मिल जाएगा सुदैव एकेडमी का, सर का नंबर भी मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवेंदु सर, इतने बेहतरीन सेशन के लिए, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, इट्स माय। मैं साथियों यकीन जानिए, जब कोई शख्सियत हो जाते हैं तो इतने विनम्र रह पाना बहुत रेयरली मैं देख पाता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु सर से, हमें बहुत कुछ जानने को मिला। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मदन कुमार जी, बहुत बड़ी सोच है सर की, बिल्कुल। कुमार कोविद साहब कह रहे हैं अपकमिंग प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी जानकारी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र कुमार बिश्नोई जी जुड़ चुके हैं, मेरा राठौर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए दोस्तों, शख्सियत के दूसरे पार्ट में हम लोग एक गाना सुना करते थे, जब पुरानी फिल्म का एक गाना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल तुझी जमाने के लिए। हमने बहुत किस्से सुने हैं कि लोगों ने समाज सेवा करी। दोस्तों उससे पहले मैं अगले सेशन पर आऊं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। ये हमारे भाई अनुज जो सुरेंद्र बिश्नोई सर के बेटे हैं, उम्र 14 साल है उनकी, वो रावत सर से 28 अप्रैल से वो मतलब नहीं मिल पा रहे हैं, गायब है। उनके पास एक रेंजर साइकिल भी है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, आप फोटो ले लें इस फोटो का, आप मोबाइल में रखें, अपने आसपास थोड़ा सा नजर रखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है हम किसी के घर के चिराग को वापस लौटा पाए, थोड़ी सी अवेयरनेस से।
आप जानते हैं उनके घर परिवार पर क्या गुजर रही होगी। तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि कोशिश कीजिएगा, नजर बनाए रखिएगा। सुरेंद्र कुमार बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग। शीतल वर्मा जी थैंक यू। स्वाति जोशी जी हेलो, स्वागत है। अनुज नाम है उनका, सुरेंद्र बिश्नोई जी के बेटे हैं। दोस्तों एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं। हमने ये तो देखा है कि अपने लिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। कल जब मैं उनसे बात कर रहा था मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसे लोग भी अभी हैं जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए, मानव के लिए भी नहीं, वो मानवता के लिए जी रहे हैं। देखिए मानव से भी आगे की सोच है, वो मानवता के लिए जी रहे हैं, जिनको मैं ट्री मैन के नाम से पुकारता हूं। डॉक्टर श्याम सुंदर जयानी जी, डॉक्टर श्याम सुंदर जयानी जी प्रोफेसर है, हेड ऑफ पीजी डिपार्टमेंट है सोशियोलॉजी के गवर्नमेंट डूगर कॉलेज बीकानेर से। मैं स्वागत करता हूं और मैं तो उन्हें ट्री मैन के नाम से जानता हूं। फैमिलियल जो फॉरेस्ट्री का उन्होंने अभियान छेड़ा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। श्याम सर मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूं कि जब कॉलेज के लड़के ये सोच रहे होते हैं मुंबई जाऊंगा, फिल्मों में अपना कोई हीरो बन जाऊंगा, और माशाल्लाह आप तो खैर दिखते भी हीरो जैसे हैं, जब कॉलेज के लड़के सोच रहे होते हैं, जीन्स के सपने देख रहे होते हैं, वो सपने देख रहे होते हैं बड़े करियर के, उस समय आप पेड़ लगाने के सपने देखने लगे, ये कमाल कैसे हुआ? एक्चुअली में अपने जीवन का निर्माण करना। श्याम सर थोड़ी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आप माइक को थोड़ा पास ले आइएगा। 1 मिनट में। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा क्लियर है? हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ जी। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि हर इंसान के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन के दर्शन का निर्माण है। जब जीवन दर्शन के निर्माण की बात आती है इसकी प्रक्रिया होती है खुद से बात करने की। जब कोई भी इंसान खुद से संवाद करता है तो उसे फिर अपने जीवन के बारे में ठीक ठीक समझ विकसित हो जाती है। जब ऐसी समझ विकसित होती है तो फिर वो हवाई ख्यालात में जीना बंद कर देता है। जब आप हवाई ख्यालात में जीना बंद करते हैं तब फिर आपके आसपास की जरूरत क्या है, आपके समाज की जरूरत क्या है, आपका एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट पे क्यों है, ये सारे तमाम सवाल आपको दिए जाते हैं। और तब फिर आप सोसाइटी के रहने के लिए एक स्टेप एडवांस लेने की सोचते हैं। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो फिर इस तरह के काम या इस तरह के अभियान निकल पड़ते हैं। श्याम सर, संजीव सर एक बार सर की आवाज थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा आप। श्याम सर 1 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, केवल संजीव सर आपसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपकी आवाज, आपकी बात लोगों तक पहुंचे। दोस्तों जिन शख्सियत से मैं मुलाकात करवा रहा हूँ आपकी, आप यकीन जानिए जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। इन्हीं लोगों के दम पे दुनिया टिकी हुई है। आप सोच सकते हैं, देखिए मैं ये मानता हूं अगर मैं किसी व्यक्ति की मदद कर रहा हूं तो भी मैं ये उम्मीद कर सकता हूं उस व्यक्ति से कि कभी ये मेरे बारे में तारीफ करेगा, कभी ये मेरे बारे में बात करेगा, कभी कहेगा कि आज मैं जो कुछ हूं अमर चौधरी की वजह से हूं, तो फिर भी मैं ये मान के चलता हूं। लेकिन अगर कोई पेड़ों की सेवा करने लगे, कोई पेड़ लगाने लगे, तो क्या पेड़ कभी उठकर बोलने वाले हैं कि हमें तो अमर चौधरी जी ने, श्याम सुंदर जयानी साहब ने लगाया था? ऐसे लोग ये मानवता के लिए अमृत हैं, ये मानवता के लिए आशीर्वाद हैं। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं, कमल रतन जी, बिल्कुल ग्रेट पर्सनैलिटी फ्रॉम एसकेडी। थैंक्स एसकेडी, क्या बात है। मदन कुमार जी वेलकम कर रहे हैं। नेमपाल बरार साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है। स्वाति जोशी जी गुड मॉर्निंग, श्याम सर का कर रहे हैं। शीतल वर्मा जी गुड मॉर्निंग। तमाम लोगों का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात थोड़ा सा हम आवाज को कनेक्ट कर लें सर के। मदन कुमार जी लिख रहे हैं बहुत बड़ी सोच सर की, बिल्कुल सही बात है आपकी, और ग्रेट पर्सनैलिटी फ्रॉम एसकेडी, क्या बात है। सुरेंद्र कुमार बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है सुरेंद्र सर। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हम सब साथ में जुड़ रहे होते हैं। रमेश कुमार सोनी जी, मोनिका खनेजा मैम स्वागत है। मोनिका मैम जय हिंद। पीयूष त्यागी जी गुड मॉर्निंग। तमाम लोगों का हार्दिक आभार है। आइए दोस्तों, श्याम सुंदर जयानी सर से बहुत जल्दी मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। थोड़ी सी आवाज को लेके कनेक्शन का इशू है, 1 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा, 1.5 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। चलिए तब तक प्रणाम। राम कुमार रिवार साहब बहुत बहुत प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दोस्तों तब तक क्यों ना हम एक दूसरे से जुड़ लें, तब तक क्यों ना हम अच्छा
एक काम करते हैं, जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं वो अपनी लाइफ फिलॉसफी लिखिए। लाइफ फिलॉसफी किसको बोलते हैं? हम सबकी जिंदगी में एक ना एक बात ऐसी होती है जिसके ऊपर हम सारी जिंदगी गुजारते हैं कि हाँ मेरा तो ये मानना है। जैसे मेरा मानना क्या हुआ, मान लो जियो और जीने दो। किसी का मानना है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। किसी का मानना है प्रेम ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। तो दोस्तों आइए आपकी लाइफ फिलॉसफी जानते हैं। ललित स्वामी जी स्वागत है, राजेंद्र सारंग साहब स्वागत है, डॉक्टर राधेश्याम गोदारा जी स्वागत है। दोस्तों बताइए आपकी जिंदगी का फिलॉसफी क्या है, आपकी जिंदगी का नियम क्या है? आइए शेयर करिए यहाँ कमेंट्स में, ताकि हम और एक दूसरे को जान पाए, उस पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर पाए, तमाम लोगों तक हमारी बात जा पाए। रेणु छाबड़ा जी थैंक यू सो मच मैम। रेणु छाबड़ा मैम स्वागत है। लिखिए दोस्तों अपनी फिलॉसफी लिखिए, कुछ भी हो सकती है वो फिलॉसफी। ये भी हो सकती है कि आप ये कहें कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, कोई भी आपकी फिलॉसफी हो सकती है। शीतल वर्मा जी ग्रेट पर्सनैलिटी, बिल्कुल हम ग्रेट पर्सनैलिटी श्याम सुंदर जानी साहब से मिलने वाले हैं शीतल वर्मा मैम। तब तक उनसे जब से हम उनसे कनेक्ट होते हैं, आइए दोस्तों आपसे कनेक्ट हो लें, आपस में कनेक्ट हो लें। श्याम सुंदर सर आ चुके हैं। श्याम सर मैं अभी आप जब एब्सेंस में एक बात कह रहा था, कोई इंसान की मदद करे तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक भावना ये भी होती है कि ये आदमी कभी बड़ा बन जाएगा तो मेरा नाम लेगा, मेरे बारे में बोलेगा कि मैंने इसको इतना किया। पेड़ तो कभी बोलने वाले भी नहीं है, फिर भी आपने पेड़ों को चुना। एक्चुअल में जीवन के सारे काम लाभ हानि का गणित लगा करके नहीं किए जाते हैं, और लाभ की भी अपनी अपनी परिभाषा होती है। व्यक्तिगत लाभ होता है और एक होता है जब हम कॉमन वैल्यू की जीव के साथ में कोई काम करते हैं। सोसाइटी के रूप में हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो तभी मुनासिब है, और आदमी है वो एक सोशल बीइंग होता है। वो हमारा एग्जिस्टेंस तभी मुनासिब है जब इकोसिस्टम के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे ठीक रहे, और वो सारे ठीक रहे उसके लिए पेड़ की उपस्थिति सबसे जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का जो नैरेटिव है उसमें पेड़ है उसका सेंट्रल रोल है, उसकी केंद्रीय भूमिका है। तो इसलिए पेड़ ठीक होगा तो हम सब ठीक होंगे, और जब सारी सोसाइटी ठीक होगी तो उसमें मेरा भी भला हो जाएगा। सर श्याम सुंदर सर कभी स्वाति मैम लाइफ इज अ गेम प्लेड, क्या बात है। राम कुमार भारद्वाज जी गुड मॉर्निंग। कमल रतन जी लिख रहे हैं कभी किसी का दिल ना दुखायो क्योंकि दिल में ही रब का निवास होता है। क्या बड़ी बात कह दी आपने। मनीष कुमार सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्या बात है कमल रतन जी, राम कुमार भारद्वाज सर, स्वाति जोशी जी, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत बेहतरीन बात कही है। लाइफ इज अ गेम प्लेड, और गेम खेलने का आनंद है। हार जीत, मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, और टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। इस शेर का मतलब ये होता है, अरे टूटी तलवारें वालों से भी ये पता, अगर किसी के हाथ में टूटी तलवार भी है तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि ये योद्धा था, ये युद्ध में हिस्सा लेने वाला था। अगर टूटी तलवार भी है तो एक बात तय है कि ये दर्शक नहीं था, ये तमाशबीन नहीं था, ये बाहर बैठ के शिकायतें करने वाला नहीं था, ये मैदान में उतरकर सामने करने वालों में था। तलवारों के टूटने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हम हार गए। अरे हारे तो वो है जो बाहर बैठकर तमाशा देखते हैं, तालियां बजाते हैं। सर आज मेरे साधन शहर का मौसम बहुत ही खुशनुमा है। आज हमारे साथ श्याम सुंदर जी आए, हम स्वागत करते हैं उनका। प्रणाम। राम कुमार रेवार साहब बिल्कुल मैं भी प्रणाम करता हूँ। राजेश कासवान सर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ज्ञानी जी। राजेश सर हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं। ज्ञानी सर आवाज को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। सर एमएससी केमिस्ट्री बीएड संदीप जैमिनी जी, क्या बात है, स्वागत है आपका। एमएससी केमिस्ट्री बीएड, क्या बात है संदीप जैमिनी जी, बहुत बढ़िया। पवन कुमार वैष्णव राम राम सर जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थैंक यू। सॉरी प्रवीण कुमार वैष्णव जी, प्रवीण भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रवीण जी आपका। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शख्सियत कार्यक्रम के द्वारा हम जितना भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं, और यकीन जानिए जब आप लोगों का साथ मिल गया। पाली सरन सर यकीन जानिए पाली सरन सर आपकी बातें अब भी करते हैं हम। बहुत बहुत सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शख्सियत का हिस्सा रहे हैं पाली सरन सर। एक माहौल अलग ही था जिस दिन पाली सरन सर आए थे। संदीप जैमिनी जी एमएससी केमिस्ट्री बीएड, क्या बात है संदीप जैमिनी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्टडी का आप नाम रोशन करें, मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूं आपसे। ललित स्वामी लिख रहे हैं मेरा मानना है कि अगर हम सच्ची लगन किसी काम को करने की ठान लें तो हर मुश्किल से मुश्किल चुनौती आसान हो जाती है। ललित सर क्या बात कही आपने ललित स्वामी जी,
यकीन जानिए, मुझे एक शेर याद पड़ गया आपको देखकर। मैं एक शेर हमेशा पढ़ा करता हूं, मुझे बहुत शौक है। उस शेर को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन फिर भी सुनिए कि सूरज चांद सितारे, जब सच्ची लगन हो तो क्या होता है कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और ललित भाई, ये आपके लिए कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। जब आपकी लगन मजबूत होती है, आपका इरादा मजबूत होता है, तो मुश्किलों नाम की आंधियां भी आपके घर से 2 किलोमीटर दूर से निकलती हैं। मुश्किलों को भी डर लगता है कि यार ये आदमी झाड़ू पोछा करवाने में लगा देगा, ये हमसे डरता तो है नहीं, घबराता तो है नहीं। क्या बड़ी बात की है ललित स्वामी जी आपने। पालीशरण सर, स्वागत आपका। तमाम लोगों से मुलाकात हो जाए, कनेक्शन बन जाए। जब कभी हम रूबरू हो, जब कभी हम मिलें, तो हम एक दूसरे को जानते हो। मुझे पता होना चाहिए ललित स्वामी सर की सोच ये है, आप अब उनकी सोच ये है, मोनिका मैम की सोच ये है, लगातार हम लोग के कमल रतन जी की सोच ऐसी है, स्वाति जोशी जी की सोच ऐसी है। और जब हम एक दूसरे की सोच को जान पाएंगे तो एक दूसरे से जुड़ना आसान होगा। सकारात्मकता फैलाएं, पॉजिटिव बातें करें। नेटवर्क का क्या है, टेक्निकल इश्यूज का क्या है, ये तो आएंगे, आते रहेंगे। ऑनलाइन के अपने चैलेंजेस रहेंगे दोस्तों, ऑनलाइन की दिक्कतें रहेंगी, लेकिन क्या करें, मुश्किलें तो रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे। और मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। और एक लाइन सुनो दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है कि माना कि लोग अंधेरों के आदी हो गए तो क्या करे, सूरज निकलना छोड़ दे। अरे लोगों ने अंधेरों से प्यार कर लिया, लोगों ने नकारात्मकता से प्यार कर लिया, तो क्या करे, सूरज अपना काम थोड़े ही बंद कर देगा, सूरज निकलना बंद थोड़ी कर देगा। नेगेटिव लोग ज्यादा हो गए, नेगेटिविटी बातें ज्यादा हो गई, तो क्या सकारात्मक लोग अपना काम करना बंद थोड़ी कर देंगे। आप जैसे लोग तो लगातार जो सकारात्मकता के पहरू हैं, सकारात्मकता के प्रचारक हैं, अगर साहब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरे ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने की बजा देते हैं। क्या बात कही है पालीशरण साहब, क्या बात कही है आपने। कमल रतन जी बहुत सही कह रहे हैं आप, पालीशरण सर ने माहौल बना दिया, आपने सर माहौल बना दिया, क्या बात है। कमल गाबा जी वेरी गुड मॉर्निंग, बड़ी बात कही है आपने पालीशरण सर। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जब आप, एक किस्सा सुनाता हूं दोस्तों, एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक आदमी तीसरी मंजिल पे खड़े होकर केले खा रहा था, और केले खाते खाते ऊपर से हवाई जहाज निकला, तो हवाई जहाज को देखकर वो आदमी बोला, यार हम यहाँ, जिंदगी खराब है हमारी, तो हम यहाँ केले खा रहे हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं जिंदगी में, देखो क्या हवाई जहाज यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, मजे तो ये लोग ले रहे हैं। और ऐसा बोलते बोलते उसने केले के छिलका नीचे फेंक दिया सड़क पर, और अचानक जैसे उसकी निगाह नीचे की तरफ गई सड़क पर, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उस केले के छिलके को उठाकर खा रहा है। श्याम सुंदर जयानी सर वापस आ चुके हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। श्याम सर एक सवाल पूछ रहा था जी, घर वालों ने लड़ाई नहीं करी, ये क्या तुम पेट के चक्कर में पड़ गए, भाभी जी ने, मम्मी पापा ने, घर वालों ने विरोध नहीं किया? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर वाले काफी सपोर्टिव है। जब उन्हें मैंने बताया कि मेरा एक सपना है, मैं हिंदुस्तान के हर घर में फलों के पेड़ मेरे जीवन में देखना चाहता हूँ, और ये सपना जो कि बहुत बड़ा है, और इसके लिए मुझे बहुत सालों तक इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास करना पड़ेगा, तभी उसके बाद हो सकता है समाज जाग जाए और मैं भी जागे। तो ये मैं करना चाहता हूँ और इसकी मुझे परमिशन चाहिए। तो उन्होंने इसकी ग्रेविटी को समझा, मेरे ड्रीम की, और उन्होंने मुझे परमिट किया, और न केवल परमिट किया वरुण मेरा लगातार सपोर्ट भी करते हैं। बिना फैमिली के सपोर्ट के इस तरह का ड्राइव, और इतने लंबे समय से, मैं 17 साल से ये काम कर रहा हूँ, ये मुमकिन ही नहीं हो पाता है। क्या बात है, बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं। श्याम सर, कोई घटना, पहली घटना कौन सी थी जब आपके मन में ये ख्याल आया, पहली घटना? दो चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने ये ड्राइव शुरू किया। पहली चीज तो ये कि मैं जब 8वीं क्लास में था, तो मैंने हमारे घर के अहाते में एक नीम का पौधा लगाया था, और उस नीम के पौधे को मैंने ये डिक्लेयर किया कि ये मेरा दोस्त है, और मैं मेरा फ्री टाइम उसके साथ में स्पेंड करता था। 1.5 साल बाद में
उसकी छाल में दीमक लग गई। मैंने चाचा को कहा इसकी छाल में दीमक लग गई है। उन्होंने कहा स्टोर में जो पेस्टिसाइड पड़ी है, मैं किसान परिवार से हूँ तो गांव में पेस्टिसाइड खेत में यूज करने के लिए रखी रहती है, तो उन्होंने कहा वो ले जाके डाल दो। मैं लेके गया और मैंने सीधा ही वो आधा लीटर पौना लीटर जो भी दवा थी वो डाल दी। मुझे ये पता नहीं था कि इसकी तो कुछ ग्राम मात्रा ही होती है जिसको कई लीटर पानी में डाइल्यूट करना पड़ता है। अच्छा। वो मैंने नीट डाल दी। अगले दिन मैं खुशी खुशी गया कि आज तो सारी दीमक मर गई होगी। जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो मेरा पूरा पेट जल चुका था। ओ। तो उस बात ने मुझे बड़ा अंदर से दुखी किया, और वो मेरी अज्ञानता की वजह से हुआ। तभी मेरे मन में ये विचार है कि जब मैं बड़ा होऊंगा, क्योंकि बच्चा होता है तो वो यही सोचता है जब मैं बड़ा होऊंगा तब ये करूंगा। तो मेरे मन में आया ख्याल कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इन सब चीजों को जानूंगा कि एक पौधे को पेड़ कैसे बनाते हैं, फिर इसको शेयर करूंगा। फिर एक जो चीज दूसरी मेरे साथ थी वो स्कूल डेज में, वो ये कि मैं रायसिंह नगर में डीएवी स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई, और उस दौरान हमारे प्रिंसिपल थे स्वर्गीय डॉक्टर एस.डी. तंवर साहब। वो बड़े नेक दिल इंसान थे और हमारे टीचर थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो वो बार बार नेहरू जी का जीवन, गांधी जी का जीवन, भगत सिंह जी का जीवन, इनके बारे में बताते थे कि किस तरह से इन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हालांकि आज दुर्भाग्य ये है कि युवा पीढ़ी है वो नेहरू को और गांधी को व्हाट्सएप पे गाली देती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। नेहरू गांधी जो है उनके लिए बहुत समय देना पड़ता है, तब आपको पता लगता है गहराई पे जाने में। सही बात है। तो तब जब मुझे मौका मिला तो मैं 11वीं में था, तभी मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली थी। तो उससे मेरे मन में ये विचार आया कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। तो ये जो दो चीजें थी इन्होंने मिल करके मुझे प्रेरणा दी। जब मैं जॉब में आया तो उसके बाद में फिर मैंने इस ड्राइव को अपने हाथ में लिया। क्या बात है श्याम सर, क्या बात है सर। श्याम सर, ये मिशन क्या है आपका, क्या प्रोसेस है, आप मतलब बेसिकली मिशन है क्या, ये आप क्या चाहते हैं? देखिए, अभी पिछले 20-30 सालों में दुनिया भर में बड़ी तेजी से तब्दीली आई है, और वो जो तब्दीली आई है वो आई है हमारे वातावरण में। वो वातावरण की तब्दीली हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। अभी समस्या ये है कि जलवायु परिवर्तन है वो हमारी पीढ़ी ये सोचती है कि ये 20 या 30 साल बाद में इसके रिजल्ट आएंगे, और मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो इमीडिएट कोई चीज सामने होती है उसको लेकर के वो कंसर्न होता है, दूर की चीज के बारे में वो बात करके और फिर भूल जाता है। तो ये जो परिवर्तन है उसके लिए आज हम अगर कदम नहीं उठाएंगे तो कल की पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। तो मेरा जो मिशन है वो मिशन ये है कि जलवायु परिवर्तन है उसको समझने में सक्षम बनाना, और उसके लिए ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी एक्शन है उसको प्रमोट करना। इसका जो तरीका है वो तरीका ये है कि हर परिवार, जैसे हम हमारे घर में खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारे पास में जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब कैंडिडेट के रूप में वोट मांगने आते हैं, भले ही वो सरपंच है या एमपी एमएलए, तो हम उनको ये कहते हैं कि जी आपने हमारे गांव में लाइट नहीं व्यवस्था करवाई, सड़क नहीं बनवाई। कभी कोई फैमिली ये नहीं कहता कि जी आपने हमारे घर पे खाना नहीं बनाया या हमारे कपड़े नहीं धोए। क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहती कोई भी फैमिली, क्योंकि हर परिवार ये जानता है कि ये मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी है। बस ठीक इसी तरह से हर परिवार को ये समझना है कि अपने हिस्से के पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाना और अपने हिस्से की ग्रीन फुटप्रिंटिंग करना मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी है। क्या बात है। और इसी का नाम पारिवारिक वानिकी है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। आपके एक बड़ी कुमार कोविद सर ने उसे नोट भी किया, आपने एक वर्ड यूज किया था, उन्होंने मेरे इस ड्रीम की ग्रेविटी को समझा। मैं चाह रहा हूँ इस स्टेटमेंट को आप एक बार और बताएं लोगों को, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नई बात है कि लोग ड्रीम तो देख लेते हैं, वो ये भूल जाते हैं किस ग्रेविटी का ड्रीम देखना है, और क्योंकि उनकी ग्रेविटी नहीं होती ड्रीम की तो फिर वो छोड़ भी देते हैं। तो जरा अपने सपने की ग्रेविटी को एक बार और समझाइए सर। ये ऐसा था कि मैं एक किसान परिवार से हूँ, साधारण परिवार से। तो जैसे ये किसान का बेटा नौकरी लगता है तो घर वालों की ये इच्छा होती है कि अब गरीब घर को ये आर्थिक रूप से सहयोग देगा हमारा बच्चा, और साथ में हर एक मिडिल क्लास फैमिली के ये सपने होते हैं कि वो अपना मकान बनाए, थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो कोई प्लॉट में इन्वेस्ट कर दे या कोई LIC की पॉलिसी ले ले या और कहीं 2 रुपया वो लगा दे किसी बॉन्ड में,
ताकि कल को बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी में काम आए। ये लंबे चौड़े हमारे सपने नहीं होते, इस तरह की हमारी एक लाइफ की डिजाइनिंग होती है। तो जब मेरे जीवन की शुरुआत हुई, मैं नौकरी लगा, शादी हुई, तो उसके बाद में मेरे घर वालों की भी यही इच्छा थी, यही मेरे ससुराल वालों की इच्छा थी, क्योंकि वो कोई अलग लोग तो है नहीं। जी। तो उसमें मैंने उन्हें ये समझाया कि अगर मैं 10 साल या 20 साल नौकरी नहीं लगूं, बेरोजगार रहूं, तो भी मैं जिंदा तो रहूंगा और आप लोगों को मेरी सपोर्ट भी करनी पड़ेगी और खेत में मैं काम करके जो कुछ बन पड़ेगा वो करूंगा। तो हम ये मान लें कि क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में नौकरी लग गया था, 22वें साल में मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था। तो मेरा ये था कि ये मान लें कि 10 साल नौकरी लगे ही नहीं। अच्छा। तो हमें क्या होगा कि हमारा कंफर्ट छोड़ना होगा। और मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे पास मकान नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो सरकार मुझे मकान दे रही है, सरकारी आवास, उसमें मैं रह लूंगा। और पैसा जो है वो उसको खा तो हम सकते नहीं है, जरूरतें हैं वो मैं मेरी जरूरतें को कम कर लूंगा। बेसिक जरूरतें, गांव से गेहूं आ जाती है, बाकी चीजें आ जाती है, दाल वगैरह, और मैंने मेरा जीवन स्तर है उसको बिल्कुल साधारण बना लिया। तो साधारण बनाने की वजह से मेरे पास हर महीने एक बहुत बड़ा पैसा है वो बच जाता है, और उस पैसे को मैं इधर लगा देता हूँ। तो मुझे ये था कि मुझे व्यक्तिगत न लगा कर वो समाज के संदर्भ में खर्च करना है। और ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि समाज अगर नहीं जागृत होगा तो 4 रिश्तेदार ये बात करेंगे कि बड़ा मूर्ख लड़का था, टाइमली नौकरी लग गया, मकान नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो रिश्तेदार तो अपन कुछ भी बना लेंगे। तो देखो, दुनिया जो चढ़ता है उस पर भी हंसती है, जो गिरता है उस पर भी हंसती है। तो हम क्यों दुनिया की सोचें, हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं आनी। एक किसी ने कहा भी है कि शेर कर गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, अगर जिंदगानी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ। क्या बात। तो मुझे लगा कि ये जो मेरा जो पीक है जवानी का, जो मेरा 30 का दशक और 40 का दशक है जीवन का, इस दशक में जब मैं हाईली एनर्जेटिक हूं, तो मैं इस एनर्जी को इधर लगाऊं। और मेरी बेटी है, उसको भी अभी वो 10th में आ गई, बड़ी बेटी 10th के एग्जाम दिए, तो उसको भी मैंने ये कहा कि मेरे पास में आपको देने के लिए अच्छे संस्कार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बेसिकली हम लोग रिसोर्सेज का मतलब हम क्या मिसअंडरस्टूड करते हैं। एक बेटी का बाप 20-30 लाख रुपए इकट्ठा करता है, फिर उनसे वो गहना खरीदता है। भाई अगर गहनों में ताकत है तो आप डमी को गहने पहना दो, वो इंसान बन जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे ध्यान दें हम। क्या बात है, क्या तो बात। मुझे लगा कि मुझे नहीं पता था कि ये किस रूप में जाएगा, पर मुझे ये चीजें समझ नहीं आती थी, जो डर रहा था। तो मैंने घर वालों को ये कहा कि मैं पढ़ा हूं, मैंने चीजों को समझा है, तो आप मुझे मौका दीजिए कि मैं मेरे हिसाब से जीवन जीऊं। तो उन्होंने मेरे सब पे भी भरोसा किया। तो मुझे कहा ठीक है, हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, हम आप पे भरोसा करते हैं, गो अहेड। क्या बात है सर, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे परिवार वालों को, सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे और आपके हौसले को। रामकुमार मेवाड़ साहब लिख रहे हैं, जानी साहब का बहुत ही प्रेरणादायक संदेश। शीतल वर्मा जी ग्रेट सर। सरिता भाटी चौहान जय हिंद सर। श्याम सर, कहाँ तक पहुंची ये मुहिम? कोई यादगार घटना, कभी ऐसा लगा हाँ यार, कभी मन को ऐसा लगा हाँ यार अब काम हो गया, कभी कहीं आप गए हो, लोग पहले नहीं मान रहे थे, मान गए हो, कोई ऐसी घटना जी यादगार इस दौरान की? ये ऐसी यादगार घटना है, मैं 2012 की बात है जी, 12-13 में जो ये समर ब्रेक होता है अपने मई जून का, तो उसमें मैं और मेरे विद्यार्थी हम गांव में घूमते थे। गांव के अंदर छोटी छोटी नर्सरी लगा करके लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप इन पौधों को तैयार कर लो, जितने आपको जरूरत है आप लगाओ, और उसके अलावा आप जो है अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को पौधे दो। इस तरह से साथ में जो समर कैंप्स होते हैं स्कूल टीचर्स के, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के, तो उन कैंप्स में जाकर के हम उनको डेली फीस उपलब्ध कराना और उनको मोटिवेट करना, ये सब काम करते रहते थे। तो एक दिन अखबार में एक फोटो छपी थी किसी सज्जन की, जो कि पौधे के पास में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। तो उस समय वो मेरा एक विद्यार्थी है सुनील गिंटाला, वो फोटो मेरे पास में लेके आया और मुझे फोटो ला करके और ये कहा कि सर आप ये देखिए, ये फोटो छपी है अखबार में और ये बेमुश्किल पेड़ के पास में खड़े हो पा रहे हैं, फिजिकली इतने फिट भी नहीं है, और ऐसे लोगों की तो फोटो छप जाती है और अपना कभी अखबार में जिक्र ही नहीं आता। तो मैंने उस दिन सुनील को ये कहा, उस दिन हम साधुल शहर में गांव है केराचक, तो उस गांव में हम लोग नर्सरी तैयार कर रहे थे और वहीं हम खाना खा रहे थे। और मुझे याद है कि वो खाना, हम स्कूल में बैठे हुए थे और वो मिड डे मील जो बनाती थी वह महिला, उन्होंने खाना बनाया था और खाना जो था वो ऐसा था कि खाया नहीं जा रहा था, तो हम एक बाइट लेते और एक घूंट पानी का लेते।
तो वो सुनील थोड़ा निराश भी हो गया, बोले सर आपकी इतनी अच्छी जॉब है और कहाँ आप ये इस तरह से यायावर जिंदगी जी रहे हो और लोगों को पता ही नहीं है। तब मैंने सुनील को ये कहा, मैंने कहा सुनील ऐसा है कि अपने को पेड़ अखबार में नहीं लगाने, अपनी जमीन पे लगाने, पेड़ों को पता है कि हम लगा रहे हैं। और ये भगत सिंह ने एक बात कही थी, भगत सिंह ने ये कहा था कि इन हवाओं में रहेगी मेरी यादों की बिजलियां, मुश्ते खाक है ये फानी, रहे रहे ना रहे। है। तो मैंने कहा ये हवाएं अपने आप मैसेज दे देंगी। और पिछले 5-4 साल में ऐसा हुआ कि लोग जो है वो इस कदर इस आइडिया के साथ में जुड़ गए हैं कि अब समय ही नहीं है, हर जगह जा भी नहीं पाता क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है। और अब ये सिलसिला बिल्कुल निश्चित रूप से चल पड़ा है, पर मैं रुक नहीं सकता। रुक मैं इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जिसको रोकना पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, पेड़ तो मुझे भी लगाने चाहिए। जी। पर मेरे सामने मन में 2-3 सवाल आएंगे कि यार मैं गांव का, चलो मैं गांव में रहने वाला भी हूँ, मेरे घर में जगह नहीं है, मैं लगाऊं कहाँ वो पेड़? या क्या आप इसमें कैसे गाइड करेंगे, हम पेड़ कैसे अरेंज करें, कहाँ लगाएं? क्या गाँवों में एलएमसी की जमीन होती है या हम नहर पे, नदी पे, कहीं भी लगा सकते हैं? सिस्टम क्या है इसका? देखिए ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जी। पहली बात तो जहां तक गांव की बात है, अगर हम पर्टिकुलरली राजस्थान की बात करें जी। तो राजस्थान के अंदर हमारा सूबा भारत में सबसे बड़ा है ज्योग्राफिकली। जी। और हमारे यहाँ गांव में खाली जगह पर्याप्त मात्रा में हर घर में है, जी। अगर अपवाद को छोड़ दें तो हमारे जैसे गांव में क्या होता है कि हमारे घर बने होते हैं तो घर के आगे और पीछे दोनों तरफ जगह होती है कच्ची, जिसमें आगे का हिस्सा है उसको हम बाखड़ बोलते हैं स्थानीय भाषा में। पिछवाड़ा जो होता है उसमें हम पशु वगैरह बांधते हैं। तो हमारी जो कच्ची जगह है उस कच्ची जगह में हम फलदार पेड़ इजीली लगा सकते हैं। जब वो घर में पेड़ रहेगा तो उसको पानी के साथ साथ में बाउंड्री वॉल होती है घर में, तो सिक्योरिटी भी हो जाएगी उसकी। दूसरा, गांव का जो व्यक्ति होता है उसके साथ में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि थोड़ी बहुत उसके पास कमोबेश जमीन होती ही है, तो हम हमारे खेत में लगा सकते हैं। तीसरा तरीका ये कि हमारे घर के बाहर की जो सड़क है, गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, चौड़ी सड़कें होती है, तो हम हमारे घर के जस्ट बाहर अगर 2-4 पौधे लगा करके उनका थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर दें तो उस प्रोटेक्शन से वो पौधे इजीली हो सकते हैं। अगर ये सब भी न हो तो हम जैसे गांव से बाहर निकलते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं, तो जो कनेक्टिंग रोड होती है जी। जो कि हमें दूसरी रोड से कनेक्ट कर रही है या टाउन से कनेक्ट कर रही है या दूसरे गांव से कनेक्ट कर रही है, उन कनेक्टिंग रोड पे हम लोग थोड़ी सी सिक्योरिटी करके तार या बाड़ की 2-4 या 5 पेड़ों का एक झुरमुट लगा दें, उसको 2 या 3 साल पानी दे दें, उसके बाद में वो अपने आप ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे मन में निश्चय हो, हमारे गांव में स्कूल होते हैं, इसके अलावा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, पंचायत घर है, डिस्पेंसरी है, ये तमाम जगहें ऐसी हैं जहां पे हम इजीली पेड़ लगा सकते हैं। फिर हर गांव में शमशान घाट है, हम जो हमारे घर के में किसी का निधन हो गया तो उनकी याद में हम वहां पे जाकर के 2-4 पौधे लगा के उनको पेड़ बना सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने। सर मदन कुमार जी का भी सवाल लगभग, हालांकि राजू भाई जी राम राम, आइए स्वागत है आपका। मदन कुमार जी कह रहे हैं सर विद्यालय को हरा भरा करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए। स्कूल वालों को तो आप स्पेशली दे ही सकते हैं, उनके पास काफी स्पेस, काफी जगह होती है। हाँ, ये इनका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है। 2009 में मैंने एक ड्राइव चलाया था आपके पूरे गंगानगर जिले के लिए। तत्कालीन जिला कलेक्टर थे श्री आशुतोष पेडनेकर, उन्होंने भी इस काम में सपोर्ट किया था। और इस काम में जो है वो हमने गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 2235 स्कूल्स कवर किए थे, 2235 स्कूल्स 2009 में। तो विद्यालय में हरा भरा करने के लिए उस समय क्या था कि हरित राजस्थान जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उन्होंने अभियान शुरू किया था, उसमें एक कमी थी, उस कमी को हमने दुरुस्त करवा के गंगानगर जिले में लागू किया था। उसमें यह था कि जयपुर से टारगेट आ गए थे कि आपको अगर 12वीं तक का स्कूल है तो इतने पेड़ लगाने हैं, और अगर आपका मिडिल है या प्राइमरी है तो इतने लगाने हैं। तो उसमें हमने ये चेंज किया कि ऊपर से आदेश लेने की जरूरत नहीं है, स्कूल में
परसेप्शन ये है कि हर व्यक्ति ये मानता है कि ये सरकार का स्कूल है, जबकि हकीकत ये है कि उन स्कूलों में ना तो हमारे सरकार के किसी मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं, ना ही कोई एजुकेशन सेक्रेटरी के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें कौन पढ़ता है? उसमें उस गांव के बच्चे पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें ये सोचने की जरूरत है कि वो स्कूल गांव का है, सरकार का नहीं है। जो गुरुजी सरकारी नुमाइंदे के रूप में वहां है, वो हो सकता है 2 दिन बाद बदली होकर के दूसरी जगह चले जाएं। तो हम जब उन स्कूल्स में पौधे लगाएं तो हम ये बात समझा करके और स्थानीय समुदाय को साथ ले लें, और उसके बाद में हम मिक्सअप पौधे लगाएं। कुछ पौधे हम उसमें लगा सकते हैं फलदार, और कुछ पौधे हम लगा सकते हैं छायादार। पौधे हम वो लगाएं जो लोकल वेराइटी हो। लोकल वेराइटी है, उसका सर्वाइवल ज्यादा अच्छा रहता है, और कम से कम 3 साल का हमारे पास में प्लान रहना चाहिए कि अगले 3 साल हम उनकी देखभाल करेंगे, तभी वो पौधा पेड़ बन सकता है। और ऐसे हजारों हजार स्कूल्स में लश ग्रीन हो चुका है कैंपस। हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी सर। सर आइए, आपने स्कूल वालों को एक अच्छा आइडिया दे दिया। अच्छा, राम कुमार रेवाड़ साहब का मैं पढ़ रहा था कमेंट, वो कह रहे हैं कि यकीन मानिए कि इस प्रोग्राम में श्याम सर को सुनकर बहुत सारे युवा प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि पौधों से ही जीवन है। सर मेरा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी युवा के मन में पेड़ और पौधे लगाने का बीज पनप जाए आज आपको सुनकर, तो उसे पहला काम क्या करना चाहिए? कहां से शुरुआत करें? क्योंकि हम कई बार गलती ये भी करते हैं मैम सर कि जैसे ही हमें ऐसी चीज सुनने को मिलती है तो हम सोचते हैं अब दुनिया बदल देंगे, और वहां वो दुनिया बदलती नहीं। तो वो क्या करे, एक व्यक्ति क्या करे, शुरुआत कहां से करे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप पौधे लगाने जा रहे हैं तो पहली चीज तो आपको मन में ये सोचना होगा कि पौधे का पेड़ बनना बहुत ही धीमी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। तो इसमें आपको बहुत बड़ा धीरज चाहिए, और इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ जो दान का दर्शन है ना, उस दान के दर्शन में पेड़ शामिल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आपने मुझे ये कहा कि आपको एक कमरा बनाना है, मैंने कमरा बना दिया, वो कमरा 20-30 साल तक रहेगा, मेरी नेम प्लेट लग जाएगी, कल को अगर छत टूट ही गई तो उसकी दीवार खड़ी रहेगी। पौधे के साथ में ये होता है कि आज आपने पौधा लगाया, 6 साल बाद अगर वो जल गया तो 0 हो जाएगा। मतलब उसमें 10% डिग्रेडेशन, 20% डिग्रेडेशन नहीं होता, वो 100 होता है या 0 होता है, बीच में कुछ नहीं है। तो एक तो ये समझना है कि ये बड़ी धीमी और जटिल प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में ढोल नहीं बजता। ढोल इसलिए नहीं बजता क्योंकि ये ढोल बजाने की प्रक्रिया ही नहीं है। तो अगर आप ढोल सुनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करना होगा, और ये सोचना होगा कि बस इसमें मुझे करते जाना है, मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरे लगाए हुए पौधे हैं वो ठीक ठाक रहें और ग्रो करें। बस सिर्फ यही ध्यान रखना है। और उसके लिए पहली तो ये आपको माइंडसेट के बाद में पौधा लगाने के लिए गड्ढा कैसे खोदते हैं, थैली उसकी कैसे हटाते हैं, उसके बाद में पानी कब कब दें, ये ऐसी बारीकियां हैं जिनको जाने बगैर अगर जोश जोश में हम पौधा लगा दें तो हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलते। और इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि आज आप भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूं। पहली क्लास से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कहीं भी हमारे एजुकेशनल क्यूरिकुलम में पौधा लगाते कैसे हैं, देखभाल कैसे करते हैं, वो मेंशन नहीं है। अगर हम एग्रीकल्चर की थोड़ी सी बात को छोड़ दें तो इवन जो बॉटनी के स्टूडेंट है, मेरे खुद के कॉलेज में एमएससी बॉटनी के बच्चे, उन्होंने अपने जीवन में कभी पौधा नहीं लगाया। तो वो उसकी टैक्सोनॉमी आपको बता देंगे, जाइलम फ्लोएम के बारे में बता देंगे, गड्ढा कैसे खोदना है, थैली कैसे रिमूव करनी है, सैंडी सॉइल है हमारे यहाँ पे उसमें कैसे लगाना है, ये बारीक चीजें हैं। ये दुर्भाग्य से सिखाने की कोई संस्थागत हमारे यहाँ पे सेटअप नहीं है। ये संस्थागत सेटअप न होने की वजह से आम आदमी है वो अनअवेयर है, इसीलिए प्लांटिंग स्टेज की मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। इसका सोल्यूशन ये है कि मेरा एक फेसबुक पेज है पर्यावरण पाठशाला। उस पेज का जो मकसद है वो यही है कि मैं उस पर पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं, पौधा लगाएं कैसे, गड्ढा कैसे खोदें, थैली कैसे हटाएं, उसको पानी कैसे दें, ये जो तमाम पक्ष हैं, या इन सिटू बडिंग के द्वारा हम डेजर्ट में बिना सिंचाई के थाई एप्पल बेर कैसे ले सकते हैं, खेजड़ी के ऊपर बडिंग का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, ये तमाम जो पक्ष हैं ये मैं सीखता हूं और उसके बाद में शेयर करता हूं।
क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। तो आप उसके माध्यम से भी जाकर के ऐसी बारीक चीजें सीख सकते हैं। और आज डिजिटल दुनिया है, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी क्वेरी है उसको आप टाइप कीजिए गूगल में या यूट्यूब पे, आपको संबंधित वीडियो मिल जाएंगे और उनके थ्रू आप जान करके फिर ही आगे बढ़े। बिना इंफॉर्मेशन के अगर आप एक्शन करते हैं तो वो कई बार जो है वो आपको निराशा की तरफ भी ले जा सकती है। क्या बात है। हालांकि मदन कुमार सर का एक सवाल भी है सर कि पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? आपके फेसबुक पेज के थ्रू? जी, पर्यावरण पाठशाला टाइप कीजिए आप हिंदी में, फेसबुक के ऊपर मेरा पेज आ जाएगा, उसके ऊपर आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप नंबर भी है और जो मैं पोस्ट चढ़ाता हूं उसके नीचे कमेंट में भी आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, पर जितना मैंने 16-17 साल में सीखा है उस आधार पे मैं जो भी इच्छुक व्यक्ति है उनको दिन भर बताता रहता हूँ। और श्याम सर, मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। कोई थॉट है दिमाग में, कोई बेसिकली आइडिया है कि यार ऐसा होगा तो ही ये पृथ्वी बचेगी पौधों के मामलों में? आम आदमी से आपकी क्या उम्मीद है? मेरी आम आदमी से उम्मीद ये है कि अभी पिछले कुछ सालों में हमारे पारिवारिक जीवन में एक तब्दीली आई है। पारिवारिक जीवन में तब्दीली ये आई है कि हमारे यहाँ घर में जो बुजुर्ग थे उनकी जगह टीवी और मोबाइल ने ले ली। और टीवी और मोबाइल ने लेने की वजह से क्या हुआ कि हमारे बुजुर्ग, गांव का आदमी 50-55 साल की एज में फिजिकली रिटायर हो जाता है जब वो फावड़े से काम नहीं कर सकता, जेई और जफ्फा नहीं उठा सकता। तो वो जो हमारा बुजुर्ग आदमी है वो हमारे बाहर की बैठक से निकल करके और गांव के चौपाल में आ गया, जिसे हम गुआड़ कहते हैं हमारे यहाँ की गंगानगर और मानगढ़ की भाषा में। तो और वहां आ गया और वहां आकर के दिन भर वो उन पुराने जो बोरी या जो पुराने कट्टों के जो टुकड़े हैं, जूट के बोरी के टुकड़े, उन पुराने टुकड़ों के ऊपर दिन भर बैठ करके ताश खेलता है, जिन पे रात में गांव के आवारा कुत्ते सोते हैं। तो ये आज हमारे परिवार के बुजुर्गों का फैमिलियल और सोशल स्टेटस हो गया है। तो हमारा जो बुजुर्ग है 55 साल और प्लस का, वो बुजुर्ग हमारे लिए एक बहुत बड़ी एसेट है, वो लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है, जिनके पास में 55-60 साल का नॉलेज है। तो वो नॉलेज अब अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सबसे पहले जो युवा है वो अपने घर के बुजुर्गों से बात करना शुरू करे और जो फालतू टाइम वो देते हैं टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, उस टाइम को लिमिट करे। नंबर 1, उसको जैसे ही वो लिमिट करेंगे तो लिमिट करने के बाद में वो कनेक्ट होंगे अपने बुजुर्गों से। जब वो परिवार के बुजुर्गों से कनेक्ट होंगे जिनको कि हमने पुरानी पीढ़ी का मान करके आउटडेटेड बना दिया है, जब वो उनसे कनेक्ट होंगे, उनके एक्सपीरियंस लेंगे तो एक संवाद की बेहतर प्रक्रिया दोनों में शामिल होगी। जब संवाद की बेहतर प्रक्रिया शामिल होगी तो उसका फायदा ये होगा कि वो बुजुर्ग उन युवाओं की सुनेंगे। आज जो युवा है उसके सामने बड़ा चैलेंज ये है कि उसको काम करना है घर की आर्थिक स्थिति को सुचारू बनाए रखने के लिए, बुजुर्ग है वो खाली है। तब वो युवा उन बुजुर्गों को ये कन्विंस कर सकता है कि आप ताश खेलने में 5 घंटे लगाते हैं, उनमें से 1 घंटा आप इस चीज का लगाइए कि मैं गांव के जोड़े पे पीपल लगा देता हूं, शमशान घाट में 5 पौधे लगा देता हूं। आप उन 5 पौधों की देखभाल कीजिए, क्योंकि जिसने 50 साल खेती किसानी की है उसके लिए पौधे को पेड़ बनाना बिल्कुल आसान है। तो उन बुजुर्गों को हम कनेक्ट करें तो हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा शुरू होगी। फिर छोटा बच्चा जब अपने दादा दादी को देखेगा कि हमारे जो दादा दादी है वो इस तरह से ग्रीनरी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी ये सिलसिला शुरू करेगा और हरियाली की तरफ अग्रसर होगा। तो हमें हमारा जो 24 घंटे का समय होता है उसमें से आधा घंटा अगर ग्रीन एक्शन के लिए डेडिकेट कर दें, सिर्फ आधा घंटा, तो उस आधे घंटे में क्या होगा कि हम हमारे हिस्से का, हमें किसी को भाषण नहीं देना, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, हमें हमारे हिस्से का ग्रीन एक्शन करना है। और कहाँ करना है कि हमारे घर में जब भी कोई अवसर आए, वो त्योहार का अवसर आए, कोई नौकरी लगे, कोई जन्म हो, किसी का निधन हो, शादी हो, तो उसमें हम उसको पेड़ से जोड़ दें, याद में पौधा लगाएं। नंबर 1। नंबर 2, बारीक चीजों को समझने की जरूरत है। हमारा जो भी शादी का कार्ड होता है, अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें तो हमारा जो शादी का कार्ड होता है उस पर शुभ विवाह लिखा होता है जी। आपने देखा होगा कभी भी सिंगल विवाह शब्द नहीं होता। वो शुभ विवाह इसलिए होता है कि उसका एक एक पल है वो पंडित जी से मुहूर्त निकाल करके और पूछ के घड़ी पुल के हिसाब से किया जाता है काम। अब मेरा एक बेसिक सवाल है
ये जो डीजे बजाते हैं और पटाखे चलाते हैं, एक एक पटाखा 4-4 5-5 हजार का पटाखा होता है। जैसे ये पटाखा चलता है, पटाखा चलते ही जिस जगह पे रख के पटाखा चलाया वहां के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल जाते हैं, चींटी वगैरह, और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। दूसरा, जैसे उसका धमाका होता है, घोंसलों में आराम कर रहे जो पक्षी होते हैं, उनके छोटे बच्चे अंडे होते हैं, वो उससे घबरा करके गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो जो दूल्हा है, जब वो मंडप में प्रवेश करता है तो हजारों जो निरपराध जीव हैं, उन जीवों को टॉर्चर करने और उनकी हत्या का पाप सिर पे लेकर के मंडप में प्रवेश करता है। तब आप बताइए वो विवाह शुभ है या अशुभ है? तो हम अगर पटाखे चलाते हैं तो कार्ड पे अशुभ विवाह लिखना चाहिए। अगर हम पटाखे चलाते हैं तो हम वो पटाखे बंद करें। उन पटाखों से हम पौधे खरीदें, जो प्रीति भोज में हमारे रिलेटिव्स आते हैं उनको हम एक फलदार पौधा शादी की याद में गिफ्ट कर दें। हमारा जो पडड़ा का सिस्टम है, जब सुमटनी से पहले पडड़ा लेके जाते हैं, उसमें काजू लेके जाते हैं, बादाम लेके जाते हैं। भाई हम तो बाजरा खाने वाले, गेहूं खाने वाले लोग हैं, तो उसकी जगह हम 10 पौधे ले जाएं ना पडड़े में, और बोले कि ये 10 पौधे हैं और हमारी तरफ से आपके परिवार को भेंट है और आप लगाएं। मेरे दर्जन भर से ज्यादा विद्यार्थी है, वो हरित विवाह शुरू कर चुके हैं। वो पटाखे नहीं चलाते, उन पैसों से पौधे देते हैं, और साथ में दुल्हन जब घर में प्रवेश करती है तो उसकी याद में भी खेजड़ी का पौधा लगाया जाता है, क्योंकि वो हमारा स्टेट ट्री है। तो बेसिकली ये सारे कोई आदर्श बातें नहीं है, ये व्यवहारिक बातें हैं। तो ऐसा करके, और हम एक कॉमन परिवार है, इसके लिए उसको कोई बजट एलोकेट नहीं करना, किसी से परमिशन नहीं लेनी। एक अंतिम उदाहरण के साथ बात खत्म करूंगा। 2017 में मेरी नानी का देहांत हो गया। मैंने प्रयास किया कि मृत्यु भोज की जो कुप्रथा है वो बंद हो, पर वो मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये डिसीजन घर में बड़ों को लेना था। तब मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, मामा जी को मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप नानी की याद में जो रिश्तेदार आए उनको पौधा दे दें। इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और जो रिलेटिव्स आए उनको हमने पौधा दिया। गांव में भी वो सबसे बुजुर्ग थी, तो सब लोगों ने अपने अपने घर में पौधा लगाया। उसके बाद में कोई 5-6 महीने बाद ही मैं गांव आया हुआ था, तो चाचा जी के घर गया। चाचा जी के घर गया तो उन्होंने मुझे अंगूर परोसे। जब मैंने अंगूर खाए तो वो बड़े टेस्टी अंगूर थे। मैंने कहा अंगूर तो बड़े टेस्टी हैं। तो जो चाची जी है वो रिश्ते में मेरे मौसी भी लगती है, उन्होंने ये कहा कि ये अंगूर जो है, ये माऊ का जब निधन हुआ था उस समय जो बेल दी थी उस बेल के हैं। तो मैंने घर आके माँ को बताया कि माँ, नानी अब तक जिंदा है। जब जब अंगूर खाता है कोई तो नानी को याद करता है। तो ये छोटे छोटे कदम आम परिवार से मेरे ये गुजारिश है कि वो ये कदम उठाए, और साथ ही साथ जो इस तरह के ग्रीन एक्शन जिन स्कूल्स में हो रहे हैं, तो गांव के जो लोग हैं वो अपने स्कूल्स के टीचर को सपोर्ट करें। ये माने कि वो स्कूल हमारा सरकार का नहीं है, सरकार के किसी अधिकारी के बच्चे उसमें नहीं पढ़ते, इवन उन गुरुजियों के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे, उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। जब ये भाव आएगा तभी सरकारी स्कूलों के प्रति हमारी एपैथी है वो दूर होगी। क्या बात है सर, सैल्यूट है आपकी सोच को, सलाम को। और जो आपने दो उदाहरण पेश करे, वो पटाखे वाला जो आपने उदाहरण दिया और नानी जी जिंदा है, यकीन जानिए दो आदमी की सोच बदलने की ताकत रखती है। ये दो बातें नजरिया बदलने की ताकत रखती है। मदन कुमार जी कह रहे हैं सारगर्भित जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर से हूँ। आपके विचार बहुत ही प्रेरणादायक है। श्याम सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। अब अगला 1 मिनट आपके हवाले, कोई विषय, कोई मैसेज, कोई बात आप कहना चाहते हो आप कहें, और फिर हम कार्यक्रम को समाप्त। मैं आपका और आपका जो संस्थान है एसकेडी यूनिवर्सिटी, उनका इस बात के लिए शुक्रगुजार भी हूं, और उनको इस बात की मैं शाबाशी और साधुवाद भी देना चाहूंगा कि आपने ये अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें इतना अच्छा आपने ये एक डिजिटल इनिशिएटिव लिया है। मैं पिछले काफी समय से देख रहा हूं कि अपने अपने विषय में जो उम्दा प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, डूअर्स हैं, उन लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं, और उनके जो विचार और उनके जो एक्शन है उनसे आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको लाभान्वित करते हैं। तो ये एक बहुत ही काबिले तारीफ कदम है, और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस तरह के कदमों की जरूरत है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो तो एक दीपक की भांति होते हैं, जिनका काम ही
ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। क्या बात। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को कंडक्ट किया है। तो मॉडरेटर का अपना एक रोल होता है, वो एक जीवंतता ला देता है, जान फूंक देता है। तो वो जान फूंकने का आपने काम किया है। जिस तरह के आपने सवालात किए हैं, तो उससे भी निश्चित रूप से सभी सुनने वाले लाभान्वित हुए होंगे। तो उसके लिए मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सर आप तो पूरी दुनिया में जान फूंक रहे हैं, हम तो एक छोटे से प्रोग्राम में जान फूंकने का काम कर रहे हैं, आपने तो पूरी दुनिया में जान फूंकी हुई है। और नहीं जी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्रेडिट गोज टू एंटायर टीम। मेरा तो सिर्फ ये आप जैसे सज्जन है वो नाम ले रहे हैं, बाकी अकेला श्याम सुंदर जियानी कुछ नहीं है। मेरी फैमिली और मेरी फैमिली के साथ साथ में मेरे स्टूडेंट और वो हजारों हजार स्कूली टीचर्स, जिनको मैं सभी को जानता भी नहीं, पर उन्होंने पारिवारिक वानिकी के महत्व को समझा, इसकी सच्चाई को समझा और इसको लेकर के निकल पड़े हैं। और ये आज लाखों लाख परिवारों तक जा चुकी है और भारत से बाहर भी जा चुकी है। तो इसको इंटरनेशनल बनाने में योगदान है उन सबका है, तो मैं क्रेडिट उनको देना चाहूंगा। क्या बात है, ये और बड़ी बात है सर, ये तो बड़ी बात है, आपकी सोच, आपका नजरिया। तमाम लोग लिख रहे हैं सर यहाँ पर। सरिता भाटी चौहान जी, सैल्यूट है सर आपके थॉट्स को। शीतल वर्मा जी, थैंक यू सर। शीतल वर्मा जी, ग्रेट सेशन। मदन कुमार जी, हर दिन नई नई शख्सियत से रूबरू करवाने के लिए एसकेडी का धन्यवाद। मदन कुमार जी, आपके विचार बहुत ही प्रेरणादायक है। राम कुमार रेवार जी लिख रहे हैं, बहुत ही प्रेरणादायक संदेश। अगर आज के युवा इन संदेशों को ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं वो भी हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे, तो आइए हम भी अपने वंशजों के लिए पेड़ लगाएं। क्या बात है श्याम सर, यकीन जानिए बहुत ही। और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं सर यहाँ से कि मैं पौधारोपण की तरफ कल से ही एक्टिव हो जाऊंगा। अपनी तरफ से अपने बच्चों को मैं सिखाऊंगा, मैं पौधारोपण अपने गांव में करूंगा और आपको फोटो जरूर भेजूंगा उसका कि मैंने सर ये किया। बहुत शुक्रिया। और पौधे का पेड़ बनेगा तो भी आपको फोटो भेजूंगा सर। ये वो पौधे हैं जो आपके कार्यक्रम के बाद मैंने लगाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हरित प्रणाम। हरित प्रणाम सर। दोस्तों, ये थे डॉक्टर श्याम सुंदर जियानी सर हमारे साथ, जिनसे बात कर यकीन जानिए एक नजरिया, एक सोच पे उन्होंने कहीं ना हमारे एक कुठाराघात किया है, एक हिट किया उन्होंने हमारी सोच को। आज हमने दो शख्सियों से मुलाकात करी, नवीन त्यागी सर, डॉक्टर श्याम सुंदर जियानी। जब हम शख्सियतों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बड़े लोग विनम्र कितने रहते हैं। ये वो फलदायक वृक्ष है, जितने फल लगे उतने नीचे झुकते चले गए, उतनी छांव बढ़ाते चले गए। मैं दोनों शख्सियतों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि कल 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में 10 बजे नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।